हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना जीएस क्लासेस में। आज बायोलॉजी का मैं तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं और ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बेस है, 50 क्वेश्चन रहेगी। आप एग्जामिनेशन के पहले शॉर्ट नोट्स इसका बना के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। तब पूरे इस वीडियो को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे 101 नंबर क्या है कि स्केलेनकाइमा टिश्यू सेल जो होती है मृत होती है, लंबी होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा तब खुद समझ में आ जाएगा कि स्केलेनकाइमा टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए देखते रहिए। 1021 नंबर पे है कि प्लांट सेल वॉल, कोशिका यानी सेल वॉल का हिंदी होता है कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यानी प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है यानी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है और उसको किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं 103वां नंबर क्वेश्चन का। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है, मतलब एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर अस्थि कोशिकाएं रहती हैं और अस्थि कोशिकाएं जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 104वां नंबर के अंदर रेड बोन मैरो, और जिसको लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं, वो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सेल। देखिए, यहाँ से टॉपिक आपका सेल डिवीजन का स्टार्ट हो गया, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके लिख सकें। देखिए, बुक में लिखेगा और सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन मिटोसिस के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में रहते हैं। देखिए, ये एमसीक्यू बेस निकाला गया है, तो एनाफेज अब जिनको समझ में नहीं आता है कि एनोफेज क्या होता है, टेलोफेज क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको क्लियरिटी तो बायो वाले स्टूडेंट को ही पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि मिटोसिस के गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रोफेज जो होगा कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है, मतलब सेल के अंदर कोशिका के अंदर अगर विभाजन होता है तो वो प्रोफेज अवस्था पहला अवस्था होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेटाफेज डिवीजन में स्पिंडल्स फाइबर का यूज होता है। स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, तो मेटाफेज डिवीजन में इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। टीलोफेज एक यह प्रोफेज का उल्टा है, इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाती है, इसमें क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं, ठीक है। यानी याद रखिएगा, प्रोफेज का उल्टा जो होता है वो टीलोफेज होता है, और इसमें आपको टीलोफेज में खास बात क्या होता है कि इसमें केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देती है या हो जाती है। अब हम बात करते हैं सूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस की सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिटोसिस की यानी कि सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनोफेज होती है, और सबसे लंबी अवस्था हमने बता दिया था। सबसे लंबी अवस्था कौन होगी? देखिए, सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज होती है और सबसे छोटी स्टेज अवस्था एनाफेज होती है, ठीक है ना, तो दोनों को ध्यान में रखना है। इस डिवीजन से जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। तो मिटोसिस की सबसे छोटी अवस्था जो एनाफेज है, उसी से जीवें जो होती हैं वो वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं। अगला क्वेश्चन है मियोसिस। मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ये देखिए, ये सूत्री विभाजन जो था वो मिटोसिस था और ये मियोसिस है, ठीक है। तो मियोसिस के एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप मेल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवेन का निर्माण होता है, ठीक है। और मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, दिमाग में आ जाएगा। प्रोफेज अवस्था में मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर बॉडी के अंदर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोफेज अवस्था में ही होता है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस 2 समसूत्री विभाजन मिटोसिस होता है। यानी कि मियोसिस 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका मियोसिस और सेकेंड स्टेज में जो होता है समसूत्री विभाजन मिटोसिस कहलाता है। अब देखिए 113वां नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट के लिए समसूत्रण यानी कि मिटोसिस सेल विभाजन का प्रयोग करता है। चोट लग गई है तो जो सेल का विभाजन होता है वो मिटोसिस के कारण। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने जंतु सेल में देखा था, ठीक है। अब देखिए, समसूत्री विभाजन 5 तरह के होते हैं: इंट्राफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये पांचों दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में बोल देगा कि समसूत्री विभाजन में कौन सा फेज नहीं होता है, तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए एक बार दिमाग में रखिएगा। एपिडर्मिस मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा को कहा जाता है। सेल डिवीजन को पहली बार बिरचाओ ने देखा था। सेल डिवीजन 3 तरह के होते हैं: असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री।
ठीक है। अब देखिए असूत्री विभाजन अविकसित सेलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। असूत्री विभाजन अविकसित सेल में, जिस सेल में, यहाँ सेल का थोड़ा सा हिंदी गलती लिखा हुआ है, ठीक है। तो असूत्री विभाजन जो है अविकसित सेल में होता है, समसूत्री कायिक कोशिका में जो बॉडी तैयार हो चुकी है उसमें, और अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है, जनन सेल में होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये तीनों लाइन, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज ऑस्कर हर्टविग ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और अभी हम क्वेश्चन आया था कि अर्धसूत्री विभाजन आपकी जनन सेल में पाई जाती है। अब देखिए टॉपिक चेंज हो जाता है, अब हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो हमारे इस बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में है तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों एवं विभिन्न अंग में संबंधित रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या है तो आप याद रखिएगा विभिन्न ऊतक और विभिन्न अंग में ये मौजूद रहेगा। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो जिसको हिंदी में उपकला ऊतक भी बोलते हैं, कि बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है आपकी बाहरी परत तथा आंतरिक परत की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। कौन? तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तंत्रिका ऊतक जो होती है जिसको नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं, शरीर के समस्त अंगों में एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करती है। तो आप जान ही रहे नर्वस सिस्टम तो पूरे बॉडी के लिए जरूरी है, तो सामंजस्य बनाने में यानी एस्टेब्लिशमेंट करने में, चलाने में आप कह सकते हैं कि ये आपकी ज़्यादा जरूरी है। मॉस के बारे में जानिए, तो मॉस में संवहन ऊतक कंडक्टिव टिश्यू मृदुतक के बने होते हैं। मृदुतक कहने का मतलब यहाँ पर पैरेन्काइमा को बोल रहा है, पैरेन्काइमा का हिंदी मृदुतक होता है। मॉस में संवहन ऊतक कंडक्टिव टिश्यू के मृदुतक के बने होते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्थूल कोन, जिसको कोलेनकाइमा बोला गया है। स्थूल कोन ऊतक बोलिए या कोलेनकाइमा टिश्यू बोलिए। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती में, तना में पाया जाता है। इस ऊतक के दीवार में सेलुलोज के जमा हो जाने से ये मोटी दिखाई देती है। आप कुछ कुछ पत्तियों को देखिएगा, कुछ कुछ पत्तियाँ मोटी दिखाई देती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज जमा हो जाता है, ठीक है। और यह पौधे के को आंतरिक सहारा भी देता है। कौन? कोलेनकाइमा, ठीक है ना। और इस ऊतक में इलास्टिक के गुण होते हैं जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा कि आंधी तूफान में अगर कोलेन जो पत्ता जल्दी नहीं टूटता है या बहुत रोक के रखता है तो वो कोलेनकाइमा टिश्यू का ही कमाल होता है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं 125वां नंबर, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। यानी कि आप तो जान ही रहे हैं कि फ्लोएम बोला है तो आपका फ्लोएम में आपकी सुक्रोज की मात्रा को स्थानांतरित किया जाएगा। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है जो शहद में पाया जाता है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्टोज आपका मीठा होता है। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में संचित हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए फोटोसिंथेसिस जब कोई खाना बनाता है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट लेती है तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में जमा हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 128वां नंबर, ऑटोट्रॉप्स पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करता है। तो आप देखेंगे कोई भी ऑटोट्रॉप्स जो होगा, जो प्लांट की एनर्जी होती है उसको किस एनर्जी में कन्वर्ट करके रखता है? स्टार्च के रूप में। अभी हमने ऊपर भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में वो कन्वर्ट करके रखती है। अब हम बात करेंगे 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैल एनर्जी होती है, Cl। कैम्बियन ऊतक जो होती है पौधे के विकास में सहायक होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 131वां नंबर है कि पौधे में जल की ऊपर की ओर गति जो होती है, पौधे में आप देखे होंगे प्लांट होता है ये, उसका स्टीम होता है तो ऊपर की ओर जो जल का प्रवाह होता है वो एसेंट ऑफ सैप, जिसको हिंदी में रसारोहण बोलते हैं, उसके कारण से होता है या कहलाती है। जेसी बोस ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। जेसी बोस ने पादपों में क्या किया था कि जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत किया था कि कोई भी जल अगर प्लांट के अंदर पूरे प्लांट में फैलती है तो इसी को बताने वाले जो थे वो जेसी बोस थे। अब हम बात करते हैं पी माहेश्वरी ने एंजियोस्पर्म, जिसको आवृतबीजी का परख नली निषेचन किया था, तकनीक दिया था। अब हम 134वां नंबर आते हैं कि पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए आपको एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके आविष्कारक जेसी बोस थे। अब हम बात करते हैं चालनी पट्टिका पोसवा फ्लोएम का एक भाग है। चालनी पट्टिका जो होती है जिसको स्लीवरी ट्यूब बोला जाता है, ठीक है ना, वो फ्लोएम का एक पार्ट है।
कैम्बियन तथा कॉर्क कैम्बियन के कारण पौधे, तना तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। कैम्बियन तथा कॉर्क कैम्बियन के कारण आपकी जो पौधे होती हैं उनकी तना तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कैम्बियन के बारे में हमने जस्ट अभी ऊपर ही बताया था कि पौधे के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 137वां नंबर की, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। द्विबीज तने में जाइलम तथा पुष्पा फोलोम के बीच एथा कैम्बियन की परत पाई जाती है। अब हम 39वां नंबर पे आते हैं। संवहन फूल में कैम्बियन पाया जाता है। इसके पुष्प 4-5 के गुणक में होते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पोषवा यानी फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट है। फ्लोएम का दूसरा ही नाम मतलब बास्ट है। ठीक है, अब फ्लोएम आपको किस चीज़ में बताते हैं? जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम आपकी क्या खाना वगैरह ले जाती है प्लांट की। उत्तक संवर्धन की अवधारणा हाफ मिस्टर की होती है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक जिसको मेरिस्टेम बोला गया है, पार्श्विक कली में पाई जाती है। थोड़ा टफ है लेकिन हम ये बोलेंगे कि 2-3 बार करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि ये बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है ना, और बीपीएससी पूछती भी है। पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाएं के समूह को विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। ठीक है, तब देखिए इसको पढ़ लीजिएगा कि जो भी पादपों में विभाजन की क्षमता होती है, जो अविभेदित कोशिकाओं के समूह को विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की त्वचा की मोटाई 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर में होती है। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। आगे देखिए, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम तथा Fe की कमी हो जाती है, Fe यानी आयरन की कमी हो जाती है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उत्तक शब्द को प्रयोग बिचंट ने किया था और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बिचंट को ही बोला गया है। अब हम 148वां नंबर पे आते हैं कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब हम वसा में बात करते हैं। फैट के अंदर संयोगी उत्तक गोलाकार एवं अंडाकार के रूप में होता है। संयोगी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को संबंध करता है और उन्हें कुछ सहारा भी देता है। तो यहीं तक था, 150 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया और ये तीसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए और 1-2 बार देखिए और शॉर्ट नोट्स इसी में से बना लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।